हेलो एवरीवन। मैं आफाक खटक हूँ और मैं सेंट टॉम्स का पाकिस्तानी बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और आज हम हार्टबर्न और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। Would be the chest bone, the sternum. Feeling a burning sensation or pain behind this bone is referred to as heartburn. ये हमारे साथ चेस्ट बोन या जिसे हम एनाटॉमिकली स्टर्नम कहते हैं, इसके बिल्कुल नीचे या पीछे किसी भी किस्म की जलन महसूस करने को हार्टबर्न कहते हैं। While it might be just a mild annoyance that we all experience once in a while, the gastroesophageal reflux disease is actually a major cause of this condition, but there are other dangerous causes for heartburn as well. हार्टबर्न जो है एक इंतहाई आम अलामत है जो कि ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। मैंने और आपने इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस किया होगा। ये एक मर्ज़ नहीं बल्कि एक अलामत है सिर्फ, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, जिसमें सबसे ज़रूरी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि GERD है। And before we get to that, let us explain where it all starts. The stomach. It is an organ capable of producing acid that is capable of digesting all sorts of foods, meat, and plants. तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि ये है क्या। उसके बाद हम इसकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी और फिर इसके मुख्तलिफ मेडिकेशन जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी बेसिक्स की जाने। तो स्टोमक, ये हमारा स्टोमक है जिसके दो ओपनिंग्स हैं, एक इसोफेगस है और एक ड्यूodenum। इसोफेगस के साथ ये कनेक्ट होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के जरिए। Its walls are mainly made out of muscle tissue, and that muscle tissue can contract and relax in a synchronized way. Besides only mixing up the content being digested, it can also help push it further down the digestive tract. स्टोमक की वॉल्स जो है ये स्मूथ मसल से बनी होती हैं और इनमें ये सलाहियत पाई जाती है कि ये साइमल्टेनियसली ऑल एट वंस ऑल टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं सब मिलके, जिसकी वजह से ये हमारे खुराक को जो जो हम चबा चुके होते हैं उसको ना सिर्फ हजम करने में मदद करती है बल्कि उसे नीचे छोटी आंत यानी ड्यूडनम में धकेलने में भी मदद करती है। और जिस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, नट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, मीट। तो इन सब को हज़म करने में स्टमक में मेन रोल जो होता है हमारे स्टमक एसिड का होता है। Or it can return it back up through the esophagus in a process we usually refer to as vomiting. The acid अब जिस तरह हमारे साथ दो पैसेजेस हैं स्टमक में, एक तो इसोफेगस हो गया, जो यहाँ पे मैं पॉइंटर पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और एक हमारे साथ ड्यूodenum हो गया। तो नॉर्मल जो हमारे साथ मैकेनिज्म है वो हमारे साथ इंश्योर ये करता है कि खुराक जो है स्टमक से स्टमक में आए इसोफेगस की मदद से, यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड के साथ मिक्स होके और थोड़ा सा ब्रेक डाउन होके वो पुश हो ड्यूodenum में। लेकिन ये कुछ कुछ कंडीशंस में हमारे साथ ये जो नॉर्मल हमारा मैकेनिज्म है ये नहीं होता, और कभी कभी ये खुराक जो है ये वापस इसोफेगस के ज़रिए वॉमिट की यानी उल्टी की सूरत में हमारे मुंह के ज़रिए बाहर आ सकता है। with which this content is mixed up in the stomach is very aggressive to organic tissues. The major reason why stomach can survive and contain this acid inside of itself is because it protects its walls with a pre-epithelial protection. हमारा स्टमक एसिड जब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इतने यानी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर और सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं जिसे हम फिर डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि यह हमारे अपने स्टमक वॉल्स को करोड या इन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। तो इसके लिए हमारे स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद है, एक लेयर है जो कि हमारे साथ एपिथेलियल सेल्स और म्यूकस से बना हुआ है मेनली, और ये जो है हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है इस गैस्ट्रिक एसिड के अगेंस्ट। This pre-epithelial protection is made up by the mucous bicarbonate barrier
mucus and bicarbonate inside of the stomach. But what about this organ over here, the esophagus? This organ is normally not supposed to be exposed to all the acid that is in the stomach. जिस तरह हमने देख लिया कि स्टोमक में हमारे पास एक गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव बैरियर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ड्यूोडेनम और एसोफेगस जो है ये हमारे साथ किस तरह बचते हैं ये स्टोमक के इतनी कोरोसिव एक्शन से। तो नॉर्मली जो है एसोफेगस जो है इसमें तो हमारे साथ ये स्टोमक जो है स्टोमक एसिड ये जाता होता नहीं है, तो इसलिए ये इससे बचा रहता है। लेकिन कभी कभी एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से या किसी अंडरलाइंग पैथोलॉजी की वजह से जब हमारे साथ गर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में बंदा मुब्तला हो, तो ये एसोफेगस जो है एक्सपोज होता है स्टोमक एसिड से एसिड पे, और इसकी वजह से हमारे साथ एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। At the junction of the esophagus and stomach, there is a circular muscle called the lower esophageal sphincter, and it helps close this opening, and therefore it prevents the acid from the stomach going upwards into the esophagus. नॉर्मली हमारे साथ स्टमक और एसोफेगस के बीच में एक जंक्शन होता है, उसके जंक्शन पे एक बैरियर होता है जिसे हम LES लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये एक सर्कुलर रिंग ऑफ स्मूथ मसल होता है जो कि मेक श्योर करता है कि हमारे पास एक दफ़ा जब फूड कंटेंट्स आ जाए स्टमक में, तो ये वापस धकेले ना जाएं स्टमक के ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन की वजह से, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन की वजह से। तो ये जब जो ही हमारे साथ एक दफ़ा फूड आ जाता है ये वन वे पैसेज होता है, और स्टमक में एंटर होने के बाद यहाँ पे ये वापस नहीं जाता होता। Because of that sphincter, you can lay down in your bed at night and you can be sure that the acid will not leave your stomach and end up in your throat or your mouth. But इसी स्फिंक्टर की वजह से जब हम हॉरिजॉन्टली अपने पलंग पे यानी लेट जाएं, तो चूंकि हमारे पोजीशन ऐसा होता है कि हमारा इसोफेगस एक्सपोज होता है स्टमक एसिड से, एसिड के लिए, तब ये स्फिंक्टर बंद होता है और उसी की वजह से हमारे साथ गैस्ट्रिक कंटेंट्स और स्टमक एसिड जो है वापस इसोफेगस में नहीं आते। if somehow that actually does happen and the acid does leave the stomach and ends up in your esophagus, you might experience heartburn. You might even feel sour, acidic taste in your mouth or pieces of food you ate. अच्छा, ये तो हमने बात की नॉर्मल फिजियोलॉजी की, लेकिन अगर किसी अंडरलाइंग पैथोलॉजी की वजह से ये एसिड जो है हमारा इसोफेगस इसको एक्सपोज हो जाए, माड़ा खई Pain in the stomach area, the epigastric pain. स्टोमक एसिड की एक्सपोजर के बाद हमारे साथ इसोफेगस के एरिया में एक बर्निंग सेंसेशन होती है, और इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे साथ हर्टबर्न्स हो सकते हैं, बल्कि कभी कभार हमारे साथ एक सॉर सा टेस्ट, एक कड़वा सा जायका जो है हमारे मुंह में आ सकता है। और अक्सर औकात तो बहुत कभी कभार हमारे साथ हमारे जो फूड के कंटेंट जो हमने खाया होता है वो भी रिगर्ज होकर हमारे मुंह में आ सकता है। But what causes this and what can be done about it? Before I explain this, I have to ask you something. You see, YouTube and other websites ये तो हमने डिस्कस की बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन दी आपको। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिक बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और किन किन चीज़ों की वजह से हमारे साथ GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज वाक़ हो सकती है इंसान में। will only promote our video or suggest our video to other people suffering from gastroesophageal reflux disease if we get enough of likes and subscriptions. That's just how their algorithms work, and we notice that the videos that don't get enough of likes usually are not suggested to the audience. So you can help us help other people by liking this video or subscribing. But अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये है कि वीडियोस पे जितनी ज़्यादा लाइक्स हों और जो चैनल जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों जिसके, तो उतने ही उसकी वीडियोस जो है आगे ऑडियंस तक पहुंचती हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो। तो हमारे इस कार खैर में आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारी
Now, back to the heartburn, I pretty much explained that the gastroesophageal reflux disease is when the content of the stomach can get into the esophagus, primarily the acidic content of the stomach. But what about the pathophysiology and how does that happen? If there is a narrowing here at the exit of the stomach and the food cannot leave the stomach easily, then that might cause this reflux into the esophagus. पहले जो हमारे साथ कॉज है वो तब जो इस कंडीशन में जब हमारे साथ हमारी ये जगह जो नैरो हो जाए, हमारे साथ जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है हमारा स्टोमक और हमारे ड्यूडेनम के बीच, ये जब इतना नैरो हो जाए कि खुराक या फूड कंटेंट जो है हमारा वो इसके थ्रू इस नैरो पैसेज के थ्रू जा ना पाए, तब हमारे स्टोमक में खुराक जमा होके वापस धकेल दिया जाएगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू इसोफेगस में। But that is not the only cause of the gastroesophageal reflux disease. Pregnancy and obesity can also cause it, but primarily it is the insufficiency of the lower esophageal sphincter. पाइलोरिक स्फिंक्टर की कमजोरी के साथ साथ या उसके बंद होने के साथ साथ अदर जो कॉजेज हैं हमारे साथ, एक तो हमारे साथ प्रेगनेंसी में ये गर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। एक दूसरा जो इसका कॉज है वो ओबेसिटी यानी मोटापे में भी अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो द अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। कुछ लोगों में बिल्कुल पैदाइशी या बाद में किसी वजह से जब हमारे साथ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर किसी भी वजह से डैमेज हो जाए या अपने ये नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ दे, उसमें भी अपना नॉर्मल फंक्शन लॉस करके वो हमारे साथ जो गेट पे था एक बैरियर था वो अब नहीं रहता, तो खुराक हमारे साथ इजीली स्टमक से इसोफेगस में जा सकता है। That causes the gastroesophageal reflux disease. As you can see, there are different and many causes for gastroesophageal reflux disease. There are also different types and consequences of this condition. Diagnosing it properly can be tricky, and conducting just one clinical test is not enough. There is a set of clinical examinations and tests which have to be performed in order to properly diagnose gastroesophageal reflux disease. जिस तरह कि हमने देखा कि इसके कॉजेज जो है बहुत कुछ है और ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में यही कॉजेज होती है, हार्ट बर्न होता है और सावर टेस्ट होता है और बर्निंग सेंसेशंस होती है। तो इसलिए एक डॉक्टर के लिए इसकी इस बेस पे बताना कि ये बंदा GERD से मतलब सफ़र कर रहा है कि नहीं, ये इंतहाई मुश्किल होता है। इसी वजह से इसके अच्छी डायग्नोसिस के लिए हमारे साथ बहुत सी टेस्ट होती हैं और अक्सर औकात हम मल्टीपल टेस्ट का सहारा लेते हैं इसमें। Luckily, however, if the patient experiences the specific symptoms I've described and there are no red flags or something like that which might indicate that there is some malignant or cancerous condition, then even before these diagnostics are performed, a therapy with medication can be started. Normally, लेकिन खुशकिस्मती की बात ये है, अगर पेशेंट को सिर्फ यही अ, शिकायत हो, यही अलामत से की शिकायत हो और उसकी कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी और ना हो या हम सस्पेक्ट ना कर रहे हैं कि उसके फैमिली में कोई गैस्ट्रोएसोफेजियल कार्सिनोमा की हिस्ट्री चल रही है या कुछ ऐसा हो, तो अक्सर औकात डायग्नोसिस से पहले ही डॉक्टर जो है पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं। तो अब हम चलेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की जानेब कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं हम दे सकते हैं पेशेंट्स को। we are working with proton pump inhibitors or H2 receptor blockers, also with antacids. The proton pump आमतौर पर तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2 ब्लॉकर्स और एंटासिड्स का सहारा लेते हैं और यही थ्री मेन क्लासेस जो हैं ऑफ ड्रग्स ये हम प्रेस्क्राइब करते हैं GERD से सफरिंग पेशेंट्स को। inhibitors and H2 receptor blockers are basically limiting the acid production capabilities of the stomach. That means that less acid is released into the stomach. The antacids, however, work on neutralizing the acid that was already produced. One हमारे साथ जो पहली दो टाइप्स हैं ड्रग्स की,
जो हमारे साथ पीपीआई हो गई और H2 ब्लॉकर्स, वो तो अपना फंक्शन इस तरह एग्जर्ट करती है कि वो स्टोमक की इस एसिड प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, इसे मिनिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से स्टोमक में एसिड जो है वो कम रहता है और हमारे साथ जो है कम एसिड जो है एक्सपोज होता है, इस इसोफेगस हमारा एक्सपोज होता है कम एसिड्स को, तो उसी वजह से हमारे साथ हार्टबर्न की शिकायत जो है वो रिलीव हो जाती है। One other type और एंटासिड्स जो है, of एंटासिड्स medication एंटासिड्स हमारे साथ मेनली हमारे गैस्ट्रिक एसिड जो बना होता है ऑलरेडी उस पर एक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज करती है। called sucralfate is binding to the proteins in the pre-epithelial protection of the stomach, and that way it reinforces this protective layer. एक और क्लास ऑफ ड्रग्स जो है हमारे साथ सुक्रलफेट, वो भी हम प्रेस्क्राइब करते होते हैं, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ यूँ है कि वो हमारे साथ स्टोमक की जो प्रोटेक्टिव बैरियर है इसके एपिथेलियल सेल्स के बीच में जमा हो जाती है, और हमारे स्टोमक की एंट्री जो है हमारे इन एपिथेलियल सेल्स के अक्रॉस वो इनहिबिट करती है, और इसी तरह अपना प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो एग्जर्ट करती है। So you can see that the mechanism through which these drugs help are somewhat different, actually quite different. So the patient was taking one type of medication and it didn't help. जिस तरह कि आपने देखा कि ये तीन चार क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं, तो इनकी मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं, तो इसी वजह से अक्सर औक़ात कुछ पेशेंट्स होते हैं वो एक क्लास ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं, उन्हें रिलीफ मिल जाता है अपने सिम्टम से, कुछ जो होती हैं दूसरी क्लास ऑफ ड्रग के साथ उन्हें रिलीफ मिल जाता है, अक्सर औक़ात हम कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ भी देते होते हैं। Well, maybe additional medication might help because they work differently. But also, the first medication that was taken in the first place was maybe simply taken at a wrong time in a wrong situation. The antacids neutralize the acid of the stomach right away, but their effects fade quite quickly. Proton pump inhibitors require some time till they kick in, but their effects are stronger and they last longer. हमारे साथ ऐसा कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि कौन से पेशेंट्स में कौन सा ड्रग जो है वो अच्छी तरह एक्ट करेगा या अच्छा मतलब उसे रिलीफ मिलेगी जल्दी, तो इसी वजह से हम मेनली जो है ये पीपीआई और एस टू ब्लॉक से स्टार्ट लेते हैं, इस तरह फिर सुप्रलफेट फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में कोई ख़ास स्पेसिफिक क्लास ऑफ ड्रग जो है वो एक्ट करे। कुछ कुछ लोगों में जैसा कि हमने देखा कि सुप्रलफेट जो है सुप्रलफेट, तो एंटासिड्स एंड सुक्रालोफेट ये हमारे गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को इंटरफियर नहीं करते, तो इनका जो है हमारे साथ एक्शन जो है ये जल्दी एग्जर्ट करती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इनका जो है एक्शन जो है कम होता जाता है। इसी तरह पीपीआई और एच टू ब्लॉकर जो है वो अपने मैकेनिज्म या अपना एक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन उनका जो है ये एफिकेसी उनकी ज़्यादा होती है। That is, however, if the medication is taken properly. We have to consider when and how and what situation and in what combination it is taken. So just taking one pill might not help. तो पेशेंट को कोई ख़ास ड्रग टाइप देने से पहले हमने कुछ चीज़ें कंसिडर करनी होती है, जो कि है उसकी सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स, उसे कौन सी ड्रग देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कितने डोज में देनी चाहिए, और सिंगल डोज देनी चाहिए, डबल डोज देनी चाहिए, कॉम्बिनेशन थेरेपी हो, तो ज़रूरी नहीं है कोई सिंगल ड्रग जो है वो बस एक पेशेंट में काम करे। अक्सर औक़ात हम मुख्तलिफ यानी ट्रायल्स के बाद जो है पेशेंट हमारे साथ जब फीडबैक लाता है तो उसी के बेस पे उन्हें एक्स्ट्रा इस तरह वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी ड्रग जो है इसमें ज़्यादा मौसर होगी। The therapy for gastroesophageal reflux disease has to be planned in order to avoid further frustration and suffering for the patient. So I explained two major problems, especially तो इस तरह जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है इसकी जो मेन थेरेपी है वो डॉक्टर और मरीज़ के कोऑपरेशन और एक ट्रायल के बाद जो है हम डिसाइड करते हैं। for patients but also untrained clinicians, and those were the diagnostics and therapeutic issues with the gastroesophageal reflux disease. तो आज की वीडियो में हमने मेनली डिस्कस किया गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ना कि हमारे क्लिनिशियंस के लिए बल्कि हमारे पेशेंट्स के लिए भी, कि उन्हें नॉलेज हो बेसिक ये होता क्या है और ये किन किन वजूहत की वजह से हो सकता है। उसके साथ साथ हमने डिस्कस की इनकी बेसिक पैथोलॉजीज और डायग्नोस्टिक्स इनकी, और उसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट।
At the end, I want to explain the third problem, and that is the red flags. Red flags that might indicate a presence of a cancerous malignant disease. These red flags include loss of body weight. अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे कुछ रेड फ्लैग्स की जाने। जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनका हम स्पेसिफिकली ख्याल रखते हैं, और वो रेड फ्लैग्स हैं कार्सिनोमास यानी कैंसर्स, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कैंसर्स, और उनकी सिम्टम्स जो है अब हम आगे डिस्कस करेंगे, Anemia and difficulty swallowing. जिनमें सबसे पहला सिम्टम है जो मेजर हमारे साथ, वो है लॉस ऑफ बॉडी वेट, यानी किसी विद ड्यू टाइम पेशेंट जो है हमारे साथ, वो आए हमारे साथ कंप्लेंट के साथ कि मेरा जो है वेट काफ़ी लॉस हो चुका है। दूसरा जो है उसके साथ एनीमिया है, और They should never be ignored, and that is the red flags: red weight, anemia, and difficulty swallowing. थर्ड जो हमारे साथ सिम्टम है वो है हमारा डिफिकल्टी इन swallowing यानी डिस्पेजिया। They should never be ignored. If a patient reports such symptoms, additional diagnostics are a must. Doctor अगर हमारे साथ कोई मरीज आए और वो इन तीनों सिम्टम्स यानी तीनों अलामात की शिकायत लेके आए हमारे साथ, तब हमने उसे डायग्नोसिस किए बगैर जाने नहीं देना, और हमने आगे कुछ और डायग्नोस्टिक्स करने होते हैं। doctors and patients, we have something for you. If you're a doctor and you want to make videos like these, then go to anatomsky.com. But if you have more questions about heartburn or gastroesophageal reflux disease, then go to symptomsky.com/help/GERD. और इसी के साथ हम अपनी वीडियो कंक्लूड करेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह किसी टॉपिक पे एक मेडिकल लेक्चर या वीडियो बनाएं, तो आपको www.anatomsky.com पे जाना पड़ेगा, या अगर आप गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हैं, तो आप www.symptomsky.com/GERD पे जाके आप उन्हें क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू।